हेलो, नमस्कार, जय हिंद। पर फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? तेजस, अरमान दिलो, आई एम रियली सॉरी बेटा अगर मैं तुम्हारे नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, ठीक है। माया, प्रताप कुमार, उज्जवल गर्ग, भाव्या, हेलो एवरीवन। फाइनली आज ये क्लास थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाई गई है। आप लोगों को पता होगा रीजन, क्योंकि कल एक टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज जब सेकंड क्लास शुरू होगी तो उस समय पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है मेरी तरफ से। बेटा सोने का टाइम तो जा चुका है, अब टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जागने का है, समझे? आने वाले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ आंखें खोलकर बैठो। हेलो रिया, स्टीफन रोजर, हर्ष, कृष्णा मोरे, मानसी, रौनक राज, प्रीति, चलो बहुत बढ़िया। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास के टॉपिक के बारे में जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हम लोग आज ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं। हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं, एटमॉस्फेयर भी हम लोग देख चुके हैं। हमें देखना है ओशियंस के बारे में। किसके बारे में जानना है? ओशियंस के बारे में जानना है। अब क्योंकि कल हमारा ये टॉपिक बचा हुआ था तो ये पार्ट सेकंड है एक तरह से। जब भी ओशियंस को लेकर बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है पैसिफिक ओशन का पार्ट। कौन सा पार्ट आता है? पैसिफिक ओशन का पार्ट आता है। फिर आता है हमारे पास कौन सा? नॉर्थ एंड अटलांटिक ओशन। एंड फिर आता है हमारे पास कौन सा? इंडियन ओशन। कौन सा ओशन? इंडियन ओशन। मेजरली ये 3 ओशंस हैं जो कि हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं, हमारी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो एक तरफ आता है हमारा नॉर्थ में आर्कटिक ओशन एंड साउथ में हमें देखने को मिलता है साउदर्न ओशन। कौन सा ओशन? साउदर्न ओशन। ये 5 ओशंस हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप कहोगे सर ओशन सी में क्या कोई फर्क है? देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पानी वही है, सब कुछ वही है। बस फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो लार्ज बॉडी है, जो सबसे बड़ी भूमि है या सॉरी सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? ओशन। बाकी इसके साथ की जो छोटी बॉडीज होती हैं इनको हम लोग सी बोल देते हैं। जैसे यहां पर हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी, इससे जुड़ा हुआ छोटा सा हिस्सा जो एक तरफ जमीन से जुड़ रहा है और एक तरफ ओशन से जुड़ रहा है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला? सी बोल दिया। अदरवाइज हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो ओशन ही होता है, उससे कुछ अलग नहीं है, सेम वही चीज है। अगर हम लोग ओशंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। उसके बाद अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड लास्ट में आता है हमारा आर्कटिक ओशन। तो आपके सामने वो इमेज क्लियरली आपको विजिबल है, कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, सेम वही चीज है, ठीक है। पैसिफिक ओशन एकदम सर्कुलर फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है, यहां से यहां इस तरीके से। अटलांटिक ओशन की बात करोगे तो ये किस शेप में है? एस की शेप में है। वहीं पर इंडियन ओशन की बात करोगे ये ऑलमोस्ट कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में है। कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अगर हम लोग वाटर बॉडी को लेकर बात करते हैं तो अर्थ का करीबन करीबन 75% जो एरिया है वो किससे? पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। और ये पानी कैसा है? ये ज्यादातर कैसा पानी है? सलाइन वाटर है। कैसा वाटर है? सलाइन वाटर है। मोस्टली कैसा वाटर मिलता है हमको? सलाइन वाटर देखने को मिलता है। कैसा पानी दिखता है? सलाइन वाटर। और अर्थ पर जितना भी पानी है अगर उसके बारे में बात करेंगे तो उसका 97.3% जो पानी है वो कैसा है? सलाइन है, ओशन से है। और बाकी 2.7% जो पानी है वो केवल फ्रेश वाटर है। सोचो ये 2.7% जो वाटर है ये इतने हजारों सालों से हम लोगों के जीवन को चलाने का काम कर रहा है। हम लोगों की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है? यही 2.7% वाटर है। यही 2.7% वाटर है। इस 2.7% वाटर के एरिया को, इस 2.7% के पानी को मेंटेन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जरिया है
इसे मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या है, वो है हमारा रेनफॉल। रेनफॉल क्या करता है, रेनफॉल टाइम टाइम पर इस 2.7 को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि नदियां तो एक टाइम पर सारी की सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो सकती हैं, पानी बहना बंद हो जाएगा, तालाब एक टाइम पर सूख सकते हैं, झीलें एक टाइम पर सूख सकती हैं, हो जाएगा ना, सूख सकते हैं ना। तो ये जो रेनफॉल होता है ये क्या करता है, इसको मैनेज करता है। क्या करता है, मैनेज करता है। बट अगर क्लाइमेटिकल चेंजेस होते हैं, मेजर चेंजेस होते हैं, आपके रेनफॉल के ऊपर मेजर इंपैक्ट पड़ता है, तो आपको ये असर देखने को मिलता है, सूखा पड़ जाता है, झीलें सूख जाती हैं, तालाब सूख जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं। क्यों होता है, जब भी आपका रेनफॉल क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो रेनफॉल क्या है, रेनफॉल एक तरह से 2.7% पानी को क्या करता है, हमेशा रिचार्ज करने का काम करता है। तो ये क्या है, एक तरह की रिचार्ज बॉडी है। क्या, एक तरह की रिचार्ज बॉडी है इसकी, जो कि टाइम टाइम पर क्या करता है, इसे पानी अवेलेबल करवा देता है, ताकि कभी भी सूखा ना पड़े, समस्याएं ना आए। क्लियर है। भाई मैं जय हिंद बोलता हूं तो फोन की आवाज तुमको धीमी करनी पड़ जाती है, उसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं सर लेस एनर्जी है सर। बताओ अब लेस एनर्जी किस हिसाब से वो लोग बोलते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता भाई। मतलब खैर तुम लोगों की क्लास तो मैं इवनिंग में ले रहा हूं तुम लोगों की क्लास। सोचो एनडीए वाला जो बच्चा मेरे से क्लास ले रहा है, या एनडीए के जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, उनकी क्लास चलती है रात को तुम्हारी क्लास के बाद 7:30 बजे, 8 बजे से शुरू होती है और वो चलती है रात को 10:30, 11 बजे तक। वो बच्चा तैयार रहता, वो 12th क्लास का बच्चा है, वो तैयार है, सर हमें और पढ़ना है, सर हमें और बता दो, कुछ नया बताओ सर, कुछ ये करो वो करो। उनको नहीं लगता लेस एनर्जी, उनको लगता है सर और कुछ मजेदार, सर और कुछ बताओ। और तुम्हारे बैच में कुछ बताया सर लेस एनर्जी है सर, सर मजा नहीं आ रहा सर। अब कैसे बताऊं भाई, मजा कैसे, क्या चाहिए तुमको, डांस करके दिखाऊं, हैं क्या चाहते हो। अरे बेटा इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि ये वाला टॉपिक बचा हुआ था, इसलिए जरूरी थी ये क्लास, वरना वैसे हम लोग नहीं करवाते। ठीक है, ये क्लास थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसलिए एक तरह से करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। सर क्या ये 97.3% वाटर का कुछ यूज नहीं किया जा सकता? देखो यूज करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, यूज करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, नो डाउट। आज के टाइम पर हम लोग ये जो पानी है इसको भी क्या कर रहे हैं, पीने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीनरीज हैं, सारी चीजें हम लोग उनका यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो पीएच वैल्यू, मतलब सॉरी सलाइन वाटर की जो वैल्यू है ना, सेलेनिटी जो है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा है, और उस सेलेनिटी के ज्यादा होने की वजह से हम लोग क्या नहीं कर सकते, इस पानी को यूज नहीं कर पाते, इस पानी को यूज नहीं कर पाते। अगर हम लोग इस पानी को सही मायने में यूज करना चाहते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से क्या इसके ऊपर वेल रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इस पानी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली सहारा डेजर्ट में ऐसे कुछ रीजन्स क्रिएट करने की कोशिश की इजिप्ट ने। अब इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट ने ये बोला कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बॉर्डर है समुद्र के साथ, हम यहां पर क्या करेंगे, छोटी छोटी लेक्स बना देंगे, ऐसी कैनाल्स बना देंगे। क्या करेंगे, इस तरह की छोटी छोटी सी लेक्स बना देंगे इस तरीके से अपने एरिया में, और यहां पर क्या करेंगे, समुद्र के पानी को भर देंगे। क्या करेंगे, जो ओशन वाटर है यहां पर, पूरे के पूरे ओशन वाटर की एक छोटी सी यहां पे क्या बना देंगे, एक लेक बना देंगे। अब यहां पर तो लेक बन गई, इस लेक से होगा क्या, धूप बहुत ज्यादा हो रही है, उस धूप से क्या होगा, यहां पर इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होगा तो पानी ऊपर उठेगा, और फिल्टर होने के बाद क्या होगा, नीचे फ्रेश वाटर बरसेगा। पानी, बारिश जो होगी वो किसकी होगी, फ्रेश पानी की होगी ना, फ्रेश वाटर की होगी। और सैलिनिटी क्या हो जाएगी, यहीं पे यहीं रह जाएगी, जमीन पर ही रह जाएगी। क्या हो जाएगी, जमीन पर ही रह जाएगी। पर क्या ये करना सही है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब की वजह से? नहीं, सही तो नहीं है। इससे काफी सारे क्या हो सकते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकते हैं, कई सारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग इस चीज को नहीं कर सकते।
इजराइल ने किया है, नो डाउट, बिल्कुल किया, बट इजराइल ने जो किया है वो क्या है, वो मशीन्स के थ्रू किया है, और मशीन्स के जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, उसके फिल्टर्स और उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा महंगा है, और वो हम लोग नहीं कर सकते। सीधी सिंपल सी बात ये है। नेचुरली जो वाटर रिचार्ज हो रहा है, समुद्र से पानी इवोपरेट होकर ऊपर उठ रहा है, रेनफॉल के रूप में हमारे ऊपर बरस रहा है, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से करोगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कौन कौन सी फ्रेश वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहली जो फ्रेश वाटर बॉडी है वो है हमारे आइस कैप। जो भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर पानी क्या है, सॉरी, पानी जो है वो बर्फ के रूप में, आइस कैप के रूप में है ना, स्नोफॉल और ये सब जो होता है उसकी वजह से। और वो कितना है, 2% है टोटल। कितना, 2% है। कितना है, 2% है। कैसे रोशनी मैडम, कैसे, अब कैसे बताऊं मैं तुम्हें। मान लो ये अफ्रीका वाला पार्ट है इस तरीके से, है ना, अब ये ऐसे ही अफ्रीका मान लो। अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, पूरा का पूरा डेजर्ट रीजन है। ये कैसा रीजन है, पूरा का पूरा डेजर्ट रीजन है ना। इजिप्ट कहाँ पर आता है, इजिप्ट आता है तुम्हारा यहाँ पर, इस जगह पर आता है इजिप्ट, इस तरीके से, है ना, इजिप्ट आता है यहाँ पर। और तुम लोगों ने बचपन में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा। अब देखो यार, ये बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे समझाना ही पड़ रही है ये बात, पर तुमने बचपन में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि एक बीकर है, इसके अंदर तुमने क्या कर रखा है, गर्म पानी भर दिया है। क्या किया, गर्म पानी डाल दिया। इसके नीचे क्या किया तुमने, आग लगा दी। क्या किया तुमने, इसके नीचे आग लगा दी। यहां पर एक ट्यूब जा रही है और वो इधर एक बर्तन रखा हुआ है, और इस बर्तन में क्या होगा, पूरा का पूरा पानी इकट्ठा होता रहेगा। कौन सा पानी, फ्रेश पानी। क्या होता है, पानी इवोपरेट होगा, इवोपरेट होकर यहाँ पर पहुंचेगा, और यहाँ पर कौन सा पानी क्या रह जाएगी, सैलिनिटी रह जाएगी। तो वही बेसिक सी चीज़ है। ऊपर से धूप पड़ेगी, धूप पड़ेगी तो क्या होगा, पानी इवोपरेट होकर ऊपर उठेगा, और जो सैलिनिटी है, जो नमक है, वो कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ रह जाएगा। तो सेम वो चीज़ क्या होगी, रिपीट होगी। और इजराइल मतलब सॉरी जो इजिप्ट था उसने यही सोचा था कि हम लोग इसके पास में कहीं किनारे किनारे क्या कुछ लेक्स बना देंगे। उन लेक से हमारे आसपास का जो रीजन है वो फर्टाइल हो जाएगा, हम लोग वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। दूसरा, उससे बारिश होगी तो उस बारिश का भी क्या होगा, हमको बेनिफिट हो जाएगा। बट ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, थोड़ा सा खतरनाक है कि अगर इससे क्लाइमेटिकल चेंजेस बहुत बड़े हो गए, ठीक है, जो सहारा डेजर्ट है अगर वो ग्रीन हो जाता है तो उससे और कई जगहों पर क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से नहीं किया। फाइनली ग्राउंड वाटर, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसके बारे में, ग्राउंड वाटर के बारे में, तो ग्राउंड वाटर कितना है, 0.68%। 0.68%। फ्रेश लेक जो है हमारी वो कितनी है, 0.009%। जो इनलैंड सी और सॉल्ट लेक्स हैं अगर इनके बारे में बात करें तो 0.009%। और इस पानी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कई बार यूज कर लेते हैं। जैसे कि इंडिया में बात करें तो सांबर लेक कैसी एक इनलैंड लेक है, कैसी है, एक इनलैंड लेक है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि आप लोग बोलो कैस्पियन लेक, है ना, कैस्पियन सी जिसको आप लोग बोलते हो, एक्चुअल में है लेक। ऐसी एक था अराल सी, कौन सा, अराल सी। अराल सी भी एक्चुअल में क्या है, एक लेक है। क्या है, एक लेक है। बट ये क्या था, सलाइन था। कैसा था, सलाइन था, खारे पानी का था, बहुत बड़ा था। आज के टाइम पर अराल सी कंप्लीटली क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। आप आज भी इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, आप समझ जाओगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब सोचो, अराल सी के डेड होने की वजह से उसके आसपास का जितना भी एरिया था, अराल सी के आसपास का जितना भी एरिया था, वो सारा का सारा एरिया क्या हो गया, कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हो गया मतलब इकोनॉमिकली, कल्चरली, हर तरीके से क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। क्यों, क्योंकि वो एक लेक क्या हो गई, वहां पे कंप्लीटली ड्राई हो गई। किसकी वजह से, हम ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से। यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आई, कैस्पियन सी, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। खैर अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग और चीज, ठीक है। अब इंडिया में अगर हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो गया,
सांबर लेक। कौन सा लेक? सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे आज के टाइम पर हम लोग क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। अब सोचो सांबर लेक से अगर हम लोग नमक बनाना शुरू कर दें तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि सांबर लेक कंप्लीटली क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, क्योंकि उसके पानी को आप क्या करते हो? समुद्र से मतलब लेक से बाहर निकालते हो और जमीन पे किनारे में क्या करते हो? उसको सुखाते हो, तो नमक नीचे रह जाता, पानी इवोपरेट हो जाता है और नीचे आपके पास क्या आ गया? केवल और केवल नमक रह गया। उस नमक का तो आप लोग मार्केट में बेच दोगे, पर ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी? ये लेक कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। सेम ऐसी हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो कैसा है? वो है 0.0019%। ये जो पानी है ये कैसा है? ये वो पानी है जो कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में। कैसा है? वाटर वेपर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वाटर वेपर्स के फॉर्म में। फिर आता है वाटर्स इन रिवर। रिवर्स में कितना पानी? 0.001%। सबसे कम पानी कहाँ पे? हमारे रिवर्स में। और सोचो यही रिवर्स क्या है? हमारी लाइफलाइन है। क्या है? हमारी लाइफलाइन है। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी लाइफलाइंस को ही क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंप्लीटली इनको डेड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टाइम पर आप चाहे यमुना रिवर के बारे में बात करो तो यमुना रिवर को भी हमने क्या किया? कंप्लीटली डेड करने की कोशिश की। और आप देख ही रहे हो आपके आसपास जो नदियाँ होंगी, अगर आप लोग वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पे कहीं नाला आकर मिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारी लाइफलाइन है और इसी को हम लोगों ने क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिर्फ अगर नदियाँ सूख जाएंगी, सोचो नदियों में जब पानी कम होता है तो उसकी वजह से हम कितने डिस्टर्ब होते हैं। कहीं पर ग्राउंड वाटर अगर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तब सोचो क्या होगा। आज कई रीजंस ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले फ्रेश वाटर लेक का। आज के टाइम पर आप लोगों को एक शहर मिलेगा जिसका नाम है बेंगलोर। नाम सुना है? बेंगलोर जब इस्टेब्लिश किया गया था तो बेंगलोर में मोर देन 250 लेक्स थी। 250 लेक थी बेंगलोर और उसके आसपास के एरिया में। इन 250 में से आज के टाइम पर बेंगलोर में केवल और केवल 40 लेक्स बची हैं, 40 लेक। उन 40 में से केवल और केवल जो पानी जिनका इस्तेमाल हो सकता है वो केवल और केवल कितनी लेक्स हैं पता है? 20 to 25 के आसपास लेक्स हैं। बाकी सारी की सारी लेक्स क्या हो चुकी हैं? डेड हो चुकी हैं। उन सारी लेक्स को हम लोगों ने क्या करा है? कंप्लीटली कवर कर लिया है। उसके ऊपर अपार्टमेंट बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, ये सब चीज़ें कर दी। तो ये बहुत ही अजीब बात है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। और सोचो जिस टाइम पर बेंगलोर इस्टेब्लिश किया था एज अ सिटी, उस टाइम पर जिस पर्सन ने इस्टेब्लिश किया, क्या नाम है उनका यार? खेम गोंडेरकर समथिंग नाम है, जिनके नाम से एयरपोर्ट का भी नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ यार, खेमकंड के समथिंग कुछ नाम है उनका। उन्होंने इस्टेब्लिश किया, तब उन्होंने इतनी सारी लेक्स बनवाई थी। वो लेक्स बनवाने के पीछे रीज़न क्या था? यही था ना, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर है नहीं, रेनफॉल जो होता है वो रेनफॉल का पानी क्या हो जाता है? बह जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कुछ लेक्स बनानी पड़ेंगी ताकि वहाँ पर पानी को क्या किया जाए? स्टोर किया जा सके ज़रूरत के लिए। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं मतलब सही बोल रहा था, ठीक है, केम गोंड है। तो उन्होंने जब किया इस्टेब्लिश तो कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। अब आपको पता भी होना चाहिए इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। खैर, सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी होती है पुडल्स। पुडल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, कुछ दिन तक रहता है, फिर सूख जाता है, फिर कभी आ जाएगा। कभी आपने देखा होगा बरसात में कोई गड्ढा भर दिया पानी से, इस तरीके के पुडल्स। फिर आते हैं पॉन्ड, दूसरी बॉडी आती है लेक, लेक के बाद आती है आपकी रिवर्स, एंड रिवर्स के बाद फाइनली आती है आपकी कौन सी बॉडी? सी। तो ये सी के बाद आपके ओशंस। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं जरा सैलिनिटी के बारे में। आखिर सैलिनिटी है क्या? तो पानी में जो भी नमक आपको देखने को मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैलिनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैलिनिटी। और सैलिनिटी कैसे नापी जाती है? 1000 ग्राम लीटर या फिर पर लीटर के हिसाब से। मतलब 1 लीटर में कितना सैलिनिटी है, इसके हिसाब से क्या करते हैं अपन लोग? डिफाइन करते हैं। अब 1 लीटर में कितनी सैलिनिटी देखी जाएगी? 35 ग्राम पर लीटर। कितनी? 35 ग्राम पर लीटर। अगर कहीं पर भी पानी में 35 ग्राम पर लीटर की अगर सैलिनिटी है
तो इसका मतलब वो क्या है, समुद्र के पानी के बराबर है। किसके बराबर है? ठीक है, तो कहीं पर भी पानी में अगर 35 ग्राम पर लीटर की सैलिनिटी है, इसका मतलब वो ओशन के पानी के बराबर की सैलिनिटी है। बट क्या ये सही है? इससे कम होगी क्या वो पीने लायक है? नहीं है पीने लायक। आप जो नॉर्मल पानी पीते हो उसमें भी सैलिनिटी होती है, बट वो सैलिनिटी जो होती है वो मुश्किल से मुश्किल केवल और केवल 1-2 ग्राम के आसपास की होती है, 3 ग्राम के आसपास की होगी, 4 ग्राम के आसपास की होगी, पर इससे ज़्यादा नहीं होगी। हम लोग जो पानी पी रहे हैं उसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, पर जब इससे ज़्यादा हो जाती है तब ये दिक्कत होती है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें सांबर लेक की, किसके बारे में? सांबर लेक। तो ये बात तो खैर यहाँ पे लिखी हुई है, मैं सांबर लेक के बारे में बता देता हूँ। सांबर लेक, सांबर लेक में जब भी बात करेंगे तो बेटा सांबर लेक की सैलिनिटी कितनी है? सांबर लेक की सैलिनिटी कितनी है? अगर कोई तुमसे पूछेगा तो क्या बताओगे सांबर लेक की सैलिनिटी? सांबर लेक की जो सैलिनिटी है वो है आपकी 37 ग्राम। और ध्यान रखना जब भी बात होगी तो पर लीटर के हिसाब से बात होगी, ठीक है? किसके हिसाब से होगी? पर लीटर के हिसाब से होगी, ठीक। सांबर लेक के अलावा, अब ये तो खैर इंडिया की बात होगी, अब इंडिया में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडिया में एक तरफ है आपका अरेबियन सी और एक तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल। अब अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल दोनों में से सैलिनिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है? जरा जल्दी से बताओ। हाँ भाई, किसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, इसकी या इसकी? हाँ भाई, बताओ जरा जल्दी से। किसी से मीजर नहीं करते उसमें, मतलब पानी को जब बॉईल किया जाता है तो जो भी आपका कंटेंट रह जाता है, नमक जो रह जाएगा उससे डिफाइन किया जाएगा। अरेबियन सी की ज्यादा, बिल्कुल सही। क्यों है अरेबियन सी की ज्यादा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा कृष्णा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अरेबियन सी में ही ज्यादा क्यों है, बे ऑफ बंगाल में क्यों नहीं है? देखो वैसे तो तुमने आंसर सही दिया है कि यस अरेबियन सी में सैलिनिटी ज्यादा होगी, बट उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारी जितनी भी रिवर्स हैं वो सब की सब कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो रिवर्स के बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलने की वजह से क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और यहाँ पे रिवर्स क्या होती है? कम आकर गिरती है, इसलिए सैलिनिटी भी कैसी हो जाती है? यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। इसको मीठा बनाती है कौन? इंडियन रिवर्स, इंडियन रिवर्स की वजह से। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसलिए सैलिनिटी यहाँ पे क्या होती है? ज्यादा होती है। यहाँ पे सैलिनिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। बहुत सीधा सिंपल सा हिसाब है ये, ठीक। बात समझ में? अब यहाँ पे डेड सी दे रखा, बट एक्चुअल में ना इसको डेड सी नहीं बोलेंगे। डेड सी की सैलिनिटी ज्यादा है, बट ये 240 है। कितनी? 240। अब सही है खैर, 240 ग्राम पर लीटर। किसकी सैलिनिटी है? डेड सी की सैलिनिटी, जो कि इजराइल में है। इससे अलावा अगर देखा जाएगा इससे ज्यादा भी किसी की है, जी हाँ इससे ज्यादा भी एक है, वो है वॉन लेक की, जो कि टर्की में पड़ता है। वॉन लेक की जो सैलिनिटी है वो है 340। ये इधर गलत लिखा हुआ था, 340 ग्राम पर लीटर। किसकी? वॉन लेक की। किसकी? वॉन लेक की। भाई सैलिनिटी में हमको मिलता क्या है? सोडियम क्लोराइड देखने को मिलेगा, जो कि एक कॉमन टेबल सॉल्ट है, और इसी वजह से यहीं पर हम लोग क्या करते हैं? नमक बनाने का काम करते हैं। इंडिया में नमक ज़्यादातर कहाँ पे बनाया जाता है? अरेबियन सी में बनाया जाता है, कंपैरेटिवली इस जगह पर। क्लियर है? एग्जैक्टली ये फोटो आपको डेड सी की दिख रही है, जहां पर ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? इजीली फ्लोट कर सकते हैं। अब डेड सी को डेड सी क्यों बोलते हैं? डेड सी को डेड सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेड सी के अंदर किसी भी तरह के जीवित चीजें नहीं मिलती। जैसे पानी के अंदर
एल्गी हो जाता है, या पानी के अंदर आप लोग देखते हो कि कई तरह की घासें होती हैं, ठीक है, जानवर रह सकते हैं, मछलियां रह सकती हैं, पर डेड सी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए डेड सी में कुछ देखने को नहीं मिलता, इसलिए उसको डेड सी बोलते हैं। क्लियर है? जिस भी पानी में एल्गी लग जाए, जिस भी पानी में घास उग जाए, जिस भी पानी में मछलियां रह सकें, इसका मतलब वो पानी सेफ है, अच्छा है। पर जिस पानी में ये सब चीजें ना हो सकें, इसका मतलब वो पानी कैसा है? खराब है हमारे लिए। बेटा इंडिया से देखो, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग ना इस चीज को लेकर कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। इंडिया में जो साबरमती गिरती है, नर्मदा गिरती है, माही गिरती है, वो सब गिरती हैं इस वाले एरिया में, खंबात की खाड़ी में, इस वाले एरिया में, और खंबात की खाड़ी में ही गिरती हैं। बाकी का जो इंडिया का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहां पर क्या है, बहुत आराम से आप नमक बना सकते हो। और इंडिया का जो मैक्सिमम सॉल्ट बनता है, मैक्सिमम नमक बनता है, वो गुजरात के इस वाले पार्ट में बनता है, गुजरात के इस वाले पार्ट में बनता है। समझे? गुजरात के इस वाले पार्ट में क्या होता है, मैक्सिमम सॉल्ट प्रोडक्शन किया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। और हम लोग इतना नमक बनाते हैं कि यहां से नमक पाकिस्तान को भी देते हैं। पाकिस्तान को अगर नमक देना बंद कर दें तो कल से फीके चावल, फीकी दाल, फीकी सब्जी बनाएगा। समझे? तो हम लोग हैं जो पाकिस्तान को स्वाद दे रहे हैं, वरना वो भी ना मिले उसे। फाइनली हम लोग बात करते हैं ओशन करंट के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, और बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हें, बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना। ओशन करंट दो तरीके के होते हैं, एक वार्म और एक कोल्ड। एक वार्म और एक कोल्ड। ओशंस में जहां पर भी बड़ी बॉडीज होती हैं, वहां पे पानी क्या होता है, रोटेट होता है। क्या होता है? पानी रोटेट होता है। इसी रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गीजर्स बोलते हैं। अब यहां पर क्या है, आपकी इक्वेटर लाइन है। ध्यान से समझना, क्या है, 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री में, 0 डिग्री में अच्छा, हाँ सही बात है, पर रोशनी ऐसी बातें लिखी नहीं जाती बेटा, ठीक है। सबको पता है पाकिस्तान क्या था, पर ऐसी बातें लिखी नहीं जाती, ठीक है। हमको भी पता है, हमारे भी मन में यही विचार आता है, ठीक है। ऐसा बेटा किस काम का जो बाप को धोखा दे दे, हैं? तो हमारे मन में भी विचार आते हैं, बट ऐसी बातें बोली नहीं जाती, ठीक है। तो हमारी तो दोनों औलादे बेकार निकली, ठीक है। हमारी तो दोनों औलादे बेकार हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, हैं। दोनों बाप के बगल में बैठ के बाप की ही पीठ पे छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, मगर ऐसी बातें लिखी नहीं जाती, ठीक है। रोशनी मैडम, नाराजगी, गुस्सा दिल के अंदर, ठीक है। चलो फाइनली यहां पे समझो ध्यान से, 0 डिग्री वाला जो पॉइंट है, यहां पे क्या होती है, सूरज की रोशनी हमेशा सीधी पड़ती है। सूरज की रोशनी कैसी पड़ती है, हमेशा सीधी पड़ती है। बात समझ में आई? ठीक है, सीधी सी बात है। आप खुद सोचो, ये आपका सन है और यहां पे आपकी अर्थ आती है, यहां पे आपकी क्या है, अर्थ है। और अगर हम लोग देखें तो अर्थ क्या है, 23.5 डिग्री बैंड है, 23.5 डिग्री बैंड है। और अर्थ का ये वाला जो पार्ट है 0 डिग्री वाला से यहाँ का वाला जो पार्ट है, सॉरी इसको मैंने थोड़ा सा अलग रंग से पोतता हूँ, है ना, 0 डिग्री वाला पॉइंट। अगर आप नोटिस करोगे तो 0 डिग्री पर क्या होता है, ज़्यादातर सूरज की किरणें पड़ती हैं। ज़्यादातर क्या पड़ती हैं, सूरज की किरणें पड़ती हैं, है ना। इस वाले पॉइंट पर, हमेशा इस वाले पॉइंट पर क्या होंगी, सीधी किरणें पड़ेंगी। क्या होंगी, सीधी किरणें पड़ेंगी। जब रोटेट करके इस तरफ आएगी तो भी सूरज की किरणें कहाँ पड़ेंगी, इस वाले एरिया में पड़ेंगी। इट मीन्स 0 डिग्री के आसपास का जो एरिया है वो हमेशा गर्म रहेगा। अगर 0 डिग्री के आसपास का एरिया, ये एरिया गर्म है ना, अगर 0 डिग्री के आसपास का एरिया गर्म है तो यहां पे आपको एक चीज तो क्लियर है, अगर ये जगह गर्म है तो यहां से हमेशा पानी कैसा मिलेगा, गर्म मिलेगा। यहां पे कंडीशन कैसी होगी, हमेशा वार्म होगी। यहां पे कंडीशन हमेशा कैसी होगी, वार्म होगी।
कैसी कंडीशन होगी, वार्म होगी। कैसी कंडीशन होगी, वार्म होगी। कैसी कंडीशन होगी, वार्म होगी। बात समझ में आई यहां पे, ये तो क्लियर है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में कभी भी सर्दी नहीं पड़ती, देखा है कभी सर्दी, नहीं देखी होगी। तो अब अगर यहां पे वार्म है तो यहां से जितनी भी ओशन करंट्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे वो सब के सब कैसे होंगे बेटा, वार्म होंगे। जितने भी ओशन करंट नीचे की तरफ मूव करेंगे सब के सब कैसे होंगे, वार्म होंगे। कैसे होंगे, वार्म होंगे। ये चीज समझ में आई अच्छे से, हाँ या ना? ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, हाँ या ना? सबको क्लियर है कि इक्वेटर से कोई भी करंट ऊपर या नीचे मूव कर रहा है कैसा होगा, वार्म होगा। अब यहां पर नोटिस करो, सन की सबसे कम जो लाइट पड़ती है, सन की सबसे कम जो रोशनी पड़ रही है वो किस जगह पर पड़ रही है, इस वाले पॉइंट पे पड़ रही है। अब इस वाले पॉइंट पे सबसे कम अगर लाइट पड़ रही है, सबसे कम फोकस है सन का, तो ये जगह कैसी होंगी, बहुत ज्यादा कोल्ड होंगी। ये जगह कैसी होंगी, बहुत ज्यादा कोल्ड होंगी। मतलब कि आपका नॉर्थ पोल, आपका साउथ पोल हमेशा कैसा रहता है, ठंडा रहता है। हमेशा कैसा रहता है, ठंडा रहता है। इट मींस यहां पर जो भी करंट चलेगा वो कैसा होगा, ठंडा होगा। यहां पर जो भी करंट चलेगा वो हमेशा कैसा होगा, ठंडा होगा। कैसा होगा, ठंडा होगा। इट मींस यहां से चलने वाले जितने करंट होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, कोल्ड होंगे। कैसे होंगे, कोल्ड होंगे। क्या किसी को यहां पर कोई डाउट, हाँ या ना? किसी को भी किसी भी तरह का डाउट, हाँ या ना? हाँ भाई, कोई डाउट किसी को? अरे बोलो यार, क्लियर है बिल्कुल? किसी को भी कोई डाउट है यहां पे? नोट्स में क्या लिखें, यही लिखो, सीधा लिखो, ओशन करेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट, वार्म एंड कोल्ड, एंड दे आर डिफाइंड ऑन द डायरेक्शन। किसके हिसाब से, डायरेक्शन। और मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, डायरेक्शन ही तो बता रहा हूं, कुछ मत कर। एक मैप लगा, वर्ल्ड मैप लगा, और उसमें लिख दे कि इक्वेटर वार्म है तो ओशन करंट कैसा होगा, वार्म होगा। पोल्स ठंडे हैं, कोल्ड हैं, तो यहां पर ओशन करंट कैसा होगा, कोल्ड होगा। बस यही तो लिखना है तेजस, इससे ज्यादा लिखना क्या है बेटा? इससे ज्यादा लिखने की कुछ जरूरत है क्या, बता? इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है, नहीं है। अब अगर तुझे पूरी स्लाइड में कुछ लिखना भी है तो क्या लिखेगा भाई, ये तो मैप है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। यहां पर लिखेगा, क्या लिखेगा कि भाई वर्ल्ड में हमें 5 ओशन मिलते हैं, उन ओशंस का नाम क्या, बस यही तो लिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखेगा कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो सीधे लिख दे, एक लाइन लिख, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, द 75% ऑफ अर्थ सरफेस कवर विद द वाटर। उसके बाद नीचे लिखेगा 97.3% वाटर इज द सलाइन वाटर और ओशन वाटर, एंड 2.7% इज द फ्रेश वाटर। बस ये 2 लाइनें हो गई, 2 लाइनें हो गई। तीसरी लाइन क्या लिखेगा, फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ओशन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ करेगा नहीं, ओशन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ओशन वाटर है, बट फ्रेश वाटर का तो डिस्ट्रीब्यूशन है। बस सीधे सीधे ये 5 लाइनें लिख दी, किसका कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल ऐसे समझाने के लिए कि सबसे छोटी वाटर बॉडी कौन सी है, तो ये डिफाइन कर दिया। थोड़ा बहुत लिख दिया कि हाँ भाई रिवर्स लाइफलाइन होती हैं, यहां पर चीजें कहाँ है, किसके बारे में बात हो रही है, वाटर वेपर्स के बारे में बात हो रही है। सलाइन लेक या सलाइन क्या होती है वो आपको बता दिया, ठीक है। बस ये साथ साथ लिख दे, सैलिनिटी क्या होती है। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल एक लाइन लिख, द सैलिनिटी ऑफ द ओशन डिफाइंड एज 35 ग्राम पर लीटर, कि 1 लीटर में 35 ग्राम अगर सलाइन मतलब नमक मिलता है तो हम उसे क्या करेंगे, ओशन वाटर या सलाइन वाटर कहेंगे, जो कि एक एवरेज है। ये क्या है, एक एवरेज है। क्या है, एक एवरेज है। सबसे ज्यादा सैलिनिटी वॉन लेक में मिलती है, कितनी, 340 ग्राम पर लीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पर डेड सी में मिलती है 240 ग्राम पर लीटर। और सैलिनिटी का मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड। कितनी लाइनें हो गई, 4 लाइनें ये हो गई। मतलब कि अभी तक जो भी कुछ बताया है वो सिर्फ केवल और केवल सिंगल एक पेज में सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट कर सकता है आराम से, है ना।
दूसरी चीज मैंने क्या पूछी, इंडिया में सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां पर मिलेगी, अरेबियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में। ये तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तो कॉमन सेंस के हिसाब से इसको याद रख सकता है, नहीं रख सकता है तो चुपचाप इसको बना लेना और इस चीज को ड्रॉ कर लेना कि हमारी सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, इसलिए ये लेस सलाइन है कंपैरेटिवली अरेबियन ओशन के। बस इतनी सी बात, सिंगल एक पेज में ये सब कुछ कवर हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे जाएगा, कॉपी का दूसरा पेज तूने खोला, उस पर क्या क्या लिखेगा, ओशन करंट, टाइप ऑफ ओशन करंट। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट, पहला वार्म, दूसरा कोल्ड। ओशन करंट कैसे डिफाइन होते हैं, एक्चुअल में उनकी डायरेक्शन से डिफाइन होते हैं। डायरेक्शन कहाँ बताई सर ने बताई डायरेक्शन मैप के ऊपर। अब ये मैप अगर तू बना सकता है तो भाई बना ले, नहीं बना सकता है तो उसको खरीद के चिपका ले, पर मेरे ये कहूंगा कि भाई बना लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम लोग एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, तुम लोगों को हाथों से चीज़ों को ड्रॉ करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को आगे चलकर मैप रीडिंग की स्किल डेवलप करनी है, आपको तुमको बहुत कुछ ऐसा करना होगा। तो प्लीज़ कोशिश करो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा चीज़ों को ड्रॉ करो। तो अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद बना इक्वेटर लाइन। सबको पता है इक्वेटर पर क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो सर ने क्या बताया, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ पे ओशन करंट भी कैसा होगा, ओशन करंट कैसा होगा, गर्म होगा। मैंने क्या बताया कि पोल्स पे सूरज की रोशनी कम पड़ती है तो 100% यहाँ पे गर्मी भी कम होगी, यहाँ पे ठंडक ज़्यादा होगी, ठंडक ज़्यादा होगी तो यहाँ पे करंट कैसा होगा, कोल्ड होगा। कैसा होगा, कोल्ड होगा। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर है। किसी को भी कोई दिक्कत, नोट्स कैसे बनाने कैसे नहीं बनाने, बस इतना करना है। अब सोच, ये सारी इंफॉर्मेशन केवल एक सिंगल पेज की इंफॉर्मेशन है, दैट्स इट। एक सिंगल पेज की इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी। अब जो चीज मैं तुम्हें पीछे समझा रहा था, जो चीज मैंने तुम्हें यहां बताई है, सेम वो चीज यहां पर आ रही है तुम्हारे सामने, सेम वो चीज यहां पे आ रही है। देखो यहां पर ब्लैक कलर का दिखा रखा है, क्यों कर रखा है ब्लैक कलर का, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमेशा न्यूट्रल रहती है। न्यूट्रल मतलब हमेशा गर्म है तो गर्म ही है, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी ब्लैक कर रखा है करंट, क्यों कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर भी कंडीशन एक जैसी रहती है, ठंडे करंट है तो ठंडे ही रहेंगे। क्लियर, सेम यहाँ पर भी कंडीशन वैसी ही रहेगी, करंट सिमिलर कंडीशन में रहेंगे नॉर्थ पोल पर। ठीक, अब देखो इक्वेटर पर याद करना कितना आसान है, एक बारी में समझ में आ जाएगी, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, ज़्यादा कुछ मत करना, बस एक बार टेंशन फ्री होकर पेन कॉपी को साइड में रखो थोड़ी देर के लिए और खाली दिमाग से बस इसको देखना, मैप को, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ बस उसको देखना। पहले 3 बार लंबी लंबी सांस लो, ऐसे करके, ठीक है, 3 बार लो अच्छे से, सांस भरो छोड़ो, सांस भरो और छोड़ो, 3 बार करो अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, माइंड को अच्छे से ऑक्सीजन मिली। ठीक, अब ध्यान से सुनना, इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर लाइन के ऊपर जो भी करंट होगा, चाहे वो नॉर्दर्न साइड में हो चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, इक्वेटर पर जो भी करंट होगा उसके नाम के साथ क्या लिखा है बेटा, इक्वेटरल लिखा है। क्या लिखा है, इक्वेटरल लिखा है। क्या लिखा है, इक्वेटरल। क्या लिखा है, इक्वेटर। तो इक्वेटर करंट तो इक्वेटर पे रहेगा तो उसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अगर नॉर्थ इक्वेटर बोल दिया तो नॉर्थ में, साउथ इक्वेटर बोल दिया तो साउथ में, कुछ बोलने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमेशा सेम कंडीशन में रहेगा। क्लियर, कैसा, वार्म, दैट्स इट, छोड़ दो उसे। नीचे की तरफ आ जाओ, साउथ पैसिफिक करंट, ठीक है, नीचे की तरफ अंटार्कटिक करंट, ठीक है, अंटार्कटिक सब पोलर करंट, अंटार्कटिक करंट, साउथ अटलांटिक करंट, क्योंकि अटलांटिक नीचे की तरफ है, साउथ अटलांटिक करंट, साउथ इंडियन करंट, ठीक है, और अटलांटिक काउंटर करंट, ये सब के सब कैसे हैं, कोल्ड है। क्यों, क्योंकि सबके सब कहां पर है, पोलर रीजन में। कहां पर है, पोलर रीजन में। तो पोलर रीजन में कुछ भी अगर हो रहा है तो कैसा होगा, ठंडा होगा। कैसा होगा, ठंडा होगा। तो यहां पर कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। भाई किसी भी चीज के साथ अगर एंटार्क्टिका लिखा हुआ है या ऊपर की तरफ अंटार्कटिक लिखा हुआ मिल जाए तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके केवल कोल्ड करंट बोलना है।
आपसे कोई भी बोल दे इक्वेटर करंट, तो आपको आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ केवल उसे वार्म करंट बोलना है और कुछ भी नहीं करना। तो अब बचे कौन से वाले करंट? बचे वो करंट जो कि टेम्परेचर जोन में आते हैं। कौन से जोन में आते हैं? टेम्परेचर जोन में आते हैं। कौन से जोन में आएंगे? टेम्परेचर जोन में आएंगे। कौन से जोन में आएंगे? टेम्परेचर जोन में आएंगे। ये वाला जो जोन है, कौन से जोन में आ रहे हैं? टेम्परेचर जोन में आ रहे हैं। आपको जो भी कुछ पढ़ना है वो इसी रीजन के बारे में पढ़ना है। आपको जो भी कुछ पढ़ना है इसी रीजन के बारे में याद रखना है। देखो, अब इनको भी याद करना बहुत आसान है, इनको भी याद करना बहुत आसान है। अलास्का करंट, अलास्का हमेशा न्यूज़ में रहता है। अलास्का वो वाला पार्ट है जो कि एक टाइम पर रशिया ने यूएसए को बेचा था और ये बहुत बड़ा क्या है, रिच मिनरल्स का सोर्स है। तो अलास्का करंट कैसा है बेटा? वार्म है। रेड कलर का लिखा हुआ है ना, वार्म है। ठीक है। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? अमेरिका में। कैलिफोर्निया ये वही जगह है जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, है ना। कैलिफोर्निया में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी क्या है, फैन फॉलोइंग है, उससे याद रखो। तो कैलिफोर्निया करंट कैसा नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे कोल्ड नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है इसका मतलब कोल्ड है ना। फिर लेब्राडोर करंट, क्या? लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर जो कुत्ते की ब्रीड है ना, डॉग ब्रीड होती है एक, वो उसके नाम से है। तो कैसा है? कोल्ड है। आपने देखा होगा लेब्राडोर के बहुत सारे बाल होते हैं ताकि वो ठंड से बचा रहे, है ना। किससे? ठंड से बचा रहे। तो लेब्राडोर कैसा है? कोल्ड है। यहाँ पे आता है ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड कहाँ पर है? नॉर्थ पोल की तरफ है, तो कैसा है? कोल्ड है। फिर नीचे की तरफ आओ, क्या है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अभी रिसेंटली तुमने सुना होगा, इसे हम लोग क्या बोलते थे? मैक्सिकन गल्फ बोलते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? इसे मैक्सिकन नहीं, इसे यूएस गल्फ बोलो, है ना, यूएस गल्फ बोलो। तो उसी के नाम से याद रखना। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे? अमेरिका में फ्लो करती है। कैसी है? हॉट है, वार्म है। क्यों? इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। सेम नीचे आओ, नॉर्वेरियन करंट जो कि नीचे से ऊपर मूव कर रहा है, कैसा है? वार्म है। यहां पर आ जाओ, नॉर्थ अटलांटिक करंट जो आगे चलकर कैनरी करंट बन जाएगा, कैसा है? कोल्ड है। कहां पे? यूरोप के रीजन से अफ्रीका के रीजन की तरफ क्या करता है? मूव करता है। फिर इस तरफ आ जाओ, यहां पे सबसे पहला आता है एगुएला करंट। कौन सा? एगुएला करंट। कैसा है? ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, इक्वेटर की तरफ से। देखो, इक्वेटर वाले पार्ट में मूव कर रहा है, तो कैसा होगा? वार्म होगा। इसी से एक और करंट आगे बनता है जिसे हम लोग कहते हैं मोजाम्बिक करंट। ये मोजाम्बिक आइलैंड है ना, तो इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? मोजाम्बिक करंट। ये भी कैसा है? वार्म है। कैसा है? वार्म है। इस तरफ आ जाओ तो यहाँ पे आता है क्रोशियो करंट। कौन सा? क्रोशियो करंट। ये इक्वेटर वाली लाइन, ये इक्वेटर वाली लाइन है, इससे कहाँ जा रहा है? ऊपर मूव कर रहा है। कैसा है? वार्म है। और इसी की बहन है जिसका नाम है ओशियो, ये पोल से नीचे की तरफ आती है, ये कैसी है? कोल्ड है। कैसी है? कोल्ड है। क्लियर? कैसी है? कोल्ड है। अब बिल्कुल सही बात है, किसने बोला? स्टीव रॉजर, कि सर ये वाला गर्म कैसे हो गया। देखो, अब जरूरी नहीं है कि हर करंट जब इक्वेटर से ऊपर आएगा तभी गर्म होगा। कुछ करंट जैसे ये है नॉर्वेरियन करंट, ये गर्म इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनको इतना ज्यादा फ्रिक्शन मिला है। तो किसी भी चीज को फ्रिक्शन मिलता है तो वो चीज क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। घर में कोई अगर तुमने चीज देखी होगी जिसपे ऊपर लगातार फ्रिक्शन हो रहा है, मोबाइल बोल रहा हूँ, सॉरी, बाइक तुम लोग चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है? इंजन गर्म हो जाता है, टायर गर्म हो जाता है। क्यों हो रहा है गर्म? फ्रिक्शन। तो ये जो करंट है जो कि ठंडे हैं और ये जब चलते चलते ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनका फ्रिक्शन बढ़ रहा है। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं? बेचारे गर्म हो जाते हैं। इनके अंदर जो ठंडक है वो क्या कर देते हैं? बेचारे छोड़ देते हैं, है ना। तो कैसे हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। फिर आ जाओ नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर पर, सबसे पहले पेरू करंट। कौन सा? पेरू करंट। कैसा है? कोल्ड। कहां से आ रहा है? पोल से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना। कैसा है? कोल्ड है। फिर आता है यहाँ पे ब्राजील करंट, इक्वेटर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। कैसा है? वार्म है। फिर आता है यहाँ पे बेगुएला करंट। अब नाम से याद रखना, एगुएला गर्म, बेगुएला ठंडा। बेगुएला कहां से आ रहा है? पोल्स से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो कैसा है? कोल्ड है। आगे आ जाओ तो यहाँ पे आता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। पोल से कहाँ मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो कैसा है? कोल्ड है। यहाँ पे आता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये पोल सॉरी इक्वेटर से नीचे मूव कर रहा है, तो कैसा है? वार्म है। कैसा है? वार्म है या नहीं? है ना।
तो यही सारे करंट है जो तुमको याद करने हैं। अब बताओ इसमें से किसी भी करंट में तुमको कोई डाउट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्लियर है एकदम, हाँ या ना? एक बारी में समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब देखो, जिस भी जगह पर वार्म एंड कोल्ड करंट आपस में मिलते हैं, ये रीजन क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेचर, क्लाइमेट के हिसाब से भी, नेचर के हिसाब से भी, और जो मछलियां होती हैं उनके प्रजनन, उनकी फर्टिलिटी के हिसाब से भी। क्यों? पहली चीज, यहां पर एक सबसे ज्यादा कैसी होती है, बेस्ट कंडीशन बनती है किसके लिए, फर्टिलिटी के लिए। ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो ना बहुत ज्यादा ठंडी है, ना बहुत ज्यादा गर्मी है, तो क्या करेंगी मछलियां, उस कंडीशन में आकर सबसे ज्यादा अंडे देंगी, सबसे ज्यादा प्रजनन करेंगी। आप लोग खुद सोचो, एज अ ह्यूमन, मजाक की बात है बट एज अ ह्यूमन, हम लोगों के लिए मोस्ट रोमांटिक सीजन कौन सा होता है? एज अ ह्यूमन हमारे लिए मोस्ट रोमांटिक सीजन कौन सा होता है? मूवीज में तुम लोग देखते होगे, देखते हो, गाने भी बहुत सारे बनते हैं उस पर्टिकुलर एक सीजन के लिए। कौन सा सीजन है? हाँ भाई बताओ जल्दी से। अब हम इंसान, हम तो अपने आप को इंसान करें, बट वी आर ऑल्सो एनिमल ना। हम भी तो उसी ब्रीड से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इवेल्युएट हो रहे हैं ना। एग्जैक्टली बरसात का मौसम, मानसून सीजन, क्या मानसून सीजन, कौन सा सीजन है? मानसून, सावन। कितने गाने बनते हैं, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, हम सोच में थे जिनकी, उस रात के दिन आए, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। क्यों? ना तो बहुत ज्यादा सर्दी है, ना बहुत ज्यादा गर्मी है। भले ही मैंने मजाक में ये बात को बोला, बट एक्चुअल में जानवर हो, इंसान हो, उसके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन यही होती है। आप सबसे ज्यादा हेल्दी, सबसे ज्यादा बेटर फील कब करते हो? इसी मौसम में फील करते हो, इसी मौसम में फील करते हो। गर्मियों का मौसम आएगा, आप लोग कहीं ना कहीं परेशान हो गए, ईचिंग, कभी कुछ कभी कुछ, कभी घमौरियां हो रही, कभी कुछ हो रहा है। सर्दियां हो जाएंगी, मम्मी उंगली सूज गई, पे हाथ सूज रहे हैं, नहा नहीं सकते, क्या करें, कपड़े पहनकर बैठे हुए तुम लोग। पर बरसात का एक मौसम होता है जहां पे आप इंजॉय कर पाते हो, जहां पे आप चीजों को क्या करते हो, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर समझते हो। आपकी हेल्थ उस टाइम पर सबसे ज्यादा अच्छी क्या करती है, फील करती है ना। बॉडी अच्छा फील करती है, हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसी वजह से हो पाती है। ये रीजन कैसा होता है, फॉगी वेदर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेविगेशन क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और ये बेस्ट रीजन होता है किसके लिए, वर्ल्ड की फिशिंग के लिए। तो ऐसे दो रीजन क्रिएट होते हैं, ऐसे दो रीजन क्रिएट होते हैं वर्ल्ड में। ये दो रीजन कौन कौन से हैं, ये दो रीजन कौन कौन से हैं? ये वाला रीजन पहला, जहां पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट आपस में मिल रहे हैं। दूसरा जापान में, जहां पे क्रोशियो एंड ओशियो करंट आपस में मिल रहे हैं, क्रोशियो एंड ओशियो करंट आपस में मिल रहे हैं। तो ये वो रीजन है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? बात समझ में आई, हाँ या ना? क्लियर? बात समझ में आ गई यहां पे अच्छे से? बहुत बढ़िया। चलो खैर आगे देखते हैं। अब देखो सारी चीजें तुम लोगों को पता चल गई हैं, तो अब तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एगुइला करंट इंडियन ओशन में फ्लो करता है, वार्म है, ठीक है। अलास्का करंट नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, वार्म है। ब्राजील करंट साउथ अटलांटिक ओशन में, वार्म है। फ्लोरिडा करंट नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, वार्म है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक में, वार्म है। इक्वेटरल करंट हमेशा पैसिफिक या इक्वेटर जहां पर भी चलेगा हमेशा वार्म होगा। ये पैसिफिक में भी दिखेगा, ये आपको इंडियन ओशन में भी दिखेगा, ये आपको अटलांटिक ओशन में भी दिखेगा, सब में वार्म। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक, वार्म। क्रोशियो करंट जापान नॉर्थ पैसिफिक, वार्म। देन इसके बाद बेगुएला करंट नॉर्थ अटलांटिक, कोल्ड।
कैलिफोर्निया करंट नॉर्थ पैसिफिक कोल्ड, कैनरी करंट नॉर्थ अटलांटिक कोल्ड, ठीक है, हम्बोल्ट करंट पेरू कोल्ड, लैब्राडोर करंट नॉर्थ अटलांटिक कोल्ड एंड ओशो करंट नॉर्थ पैसिफिक कोल्ड। अब बताओ क्या किसी को कोई डाउट, कोई समस्या किसी तरीके की? आसान है एकदम, इतना ही याद करना है तुमको, यही करंट्स याद करने, दैट्स इट। कहां है फ्लो करते हैं, कैसे हैं, यही बस याद करना है और कुछ याद नहीं करना। बस ये इतना सा टॉपिक था। क्लियर है? अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 15-20 मिनट का, ठीक है? तो 15-20 मिनट के बाद फिर क्लास शुरू करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बिल्कुल इफेक्ट करेगा, क्यों नहीं इफेक्ट करेगा, 100% इफेक्ट करेगा। रिद्धिमा बेटा एक्स्ट्रा क्लास, कल ही मैंने बोला था एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे हम लोग क्लास से पहले, बट कोई बात नहीं, एक क्लास अभी होगी, चिंता मत करो। 6 बजे वाली क्लास हम लोग करते हैं, ठीक है? हाँ वो सरप्राइज आएगा नेक्स्ट क्लास में, सरप्राइज है नेक्स्ट क्लास में, सब लोगों के लिए सरप्राइज है। ठीक है, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? 6:15 से तुम्हारी दूसरी क्लास शुरू करते हैं, तो तुम लोग 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर से हम लोग मिलते हैं एंड तब तुम लोगों को सरप्राइज भी देंगे, ठीक है? क्लास के लास्ट में सरप्राइज है, पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद सरप्राइज देंगे तुमको, ठीक है? तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए विदा, थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं आप लोगों से यहीं पर। थैंक यू सो मच।